सबसे पहले मेरे को ये बताओ, तुम वेव का मतलब क्या समझते हो? क्या होता है ये वेव? जैसे पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल होता है, एक वेव होता है, तो वेव क्या है? कोई भी आइडिया? सुनो, जैसे मैं एक पत्थर उठा के फेंक के मारूंगी किसी को, तो एनर्जी जब गई तो साथ में पत्थर गया ना, जिसमें एनर्जी थी, है ना? लेकिन अगर मैं किसी पे फोन पे बात करता हूँ और मैं मान लो साथ में इलायची खा रहा हूँ, तो उधर ही यार पीछे कोई सूंघेगा तो इलायची खुशबू नहीं आएगी, तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वो वहां पे निकले, लेकिन सिर्फ एनर्जी चली गई। बात समझ में आएगी नहीं? तो एनर्जी का वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसने बल्क मैटर ऑफ ट्रांसफर ना हो, उसे क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। जैसे रस्सी है, रस्सी है, इस तरह से जो मान लें आप एक ताला बांध रखा है, लॉक है, अगर आप इसमें एक पल्स जनरेट करते हो, ये पल्स जनरेट करते हो, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर काला निशान बना रखा है इस रस्सी पे, लाल, तो ये जो निशान है ये ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये जो ताला है ये ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, हाँ है ना? ये लॉजिक समझ में? जब ये ताला ऊपर चला जाएगा तो तुम एक चीज बोलोगे कि यार ये जो निशान है ये तो आगे गया है, इसका मतलब रस्सी तो आगे थी, लेकिन फिर भी इस ताले की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कैसे? यहाँ से जो एनर्जी गिरती थी वो यहाँ पहुंच गई, हाँ है ना? इसने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, लेकिन मैं कहूँ कि मास क्या ट्रांसफर हुआ? मास कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ। ये मेरे पास समझ में आई? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी के इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, जिसके अंदर बल्क मैटर का ट्रांसफर नहीं हो। मैटर हो सकता है एसोसिएटेड हो, लेकिन उसका लिमिटेड मोशन हो, ठीक है, डिस्टरबेंस को भेजने के लिए। इसका मतलब एनर्जी और मोमेंटम का इस तरीके से ट्रांसफर, जिसके अंदर क्या ना हो, बल्क मैटर का ट्रांसफर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? तो ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई, बस यही पता होना चाहिए। तो लिख लो वेव की डेफिनेशन: ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम from one region to another, from one region to another, such that bulk transfer of matter does not take place, such that bulk transfer of matter does not take place. अबे वो तो क्या वेव ऐसी ही हो सकती है? कैसे? साइनसोइडल वेव तब मिलती है जब इस पॉइंट का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक हो। अब सिंपल हार्मोनिक पता है नहीं पता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है नहीं आता तुम्हें? किस किस को नहीं आता? सबको आता है। अरे ज्यादा नहीं, इतना तो आता होगा ना। फोर्स इज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, उसको सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं। ये भी नहीं आता? अब बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? अरे कुछ तो बोलो तुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है? क्यों बताओगे? अरे यार कुछ तो बोल दो, तुम बोलोगे तभी तो मैं आगे बताऊंगा कुछ। ऐसे करते हैं। हाँ बस ठीक है। तो अगर इस पॉइंट का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ना, तो ही ये जो वेव जाएगी ना, ये कैसे होगी? साइनसोइडल वेव होगी, है ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पता होगी तुम्हें? y इक्वल टू a sin
ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा क्या चीज होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए क्या चीज होती है? फाई क्या होता है? अगर मान लो ये पार्टिकल है एम मास का है, इसका जो मोशन है वो कुछ ऐसा है तो ये चीज यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या लॉजिक समझ में आ गया? इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन कौन सी होती है? जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो। एम्पलीट्यूड क्या चीज है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर जो टाइम लगे उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। मेरे को बताओ क्या ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा? एक कंप्लीट ऑसिलेशन है? कंप्लीट ऑसिलेशन आया ना? कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या है? वापिस वेलोसिटी और पोजीशन सेम हो जाए। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो और पोजीशन भी इधर है एक्सट्रीम में। यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, आया ना? अभी बताओ क्या ये कंप्लीट ऑसिलेशन है? क्यों? इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी इधर थी, इस पॉइंट के बाद में वेलोसिटी इधर और पोजीशन सेम है, है ना? अगर वेलोसिटी और पोजीशन सेम होते तो बोलते सेम स्टेट है। क्या बोलते हैं? सेम स्टेट। तो सेम स्टेट में होने को क्या बोलते हैं? जब उस टाइम के बाद में जब पार्टिकल सेम स्टेट में आ जाए उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। आया ना? अब मान लो ये जो टाइम पीरियड है ये है हाफ सेकेंड, है ना? बेसिक बेसिक फिर दे रहा हूं इन टर्म्स के। टाइम पीरियड है हाफ सेकेंड। तो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा? दो ऑसिलेशन होगा। और 1/4 सेकंड में आधा। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? इस केस में एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। क्या बात समझ में? और अगर मान लो टाइम पीरियड आ जाए तो दो हो जाएंगे तो हम बोलेंगे 2 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी, है फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखो, तो फ्रीक्वेंसी वाला अपॉन टाइम पीरियड, ये ध्यान से देखो, फॉर्मूले से देखो। रिलेट हो रहा है? मेरे को ये बताओ कि जो टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड हो जाए 2 सेकंड, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? क्यों? कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ होगा? 2 सेकंड में एक कंप्लीट होता है, कितना हुआ होगा? आधा। तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। अब मेरे को बताओ टाइम पीरियड हो जाए 4 सेकंड, अब बताओ एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? 1/4 आया ना? तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.25, आया ना? 1/4। हमारे घर में जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? 50। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 1/4।
1/50 आया ना। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो एक ऑसिलेशन कितनी देर में हो जाता है? 1/50 सेकंड के अंदर आया ना। ये बात समझ पक्का? या चलो ठीक है, सही है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसको तो बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ? बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? ऐसे जब एक चीज होती है जिसे पढ़ते हैं फेजर। हाँ क्या पढ़ते हैं? फेजर पढ़ते हैं। ठीक है, मैं चीजों को आपस में रिलेट कर रहा हूँ ताकि समझने में आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं देखो ए का एम्पलीट्यूड पता चल गया। साइन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 और 1। अगर मैं कहता हूं ये जो एम्पलीट्यूड है वो 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसकी वैल्यू तो क्या होगी? मैक्सिमम 1। तो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा 10। हाँ है ना। ए की वैल्यू में रख दूं 20, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 20। तो मैक्सिमम कितना दूर जरूर पता चल जाएगा। तो साइन का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा टी प्लस 5। एक चीज बताओ, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। एक टाइम पीरियड के बाद में पार्टिकल की सेम ही पोजीशन होगी। आया ना? तो साइन फंक्शन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। तो अगर ध्यान से देखा जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दूं, सॉल्व करो तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी आया ना प्लस 5 होगा। तो ये चीज क्या होनी चाहिए अगर ये दोनों चीजें सेम आनी है? 2 पाई, क्योंकि हर 2 पाई के बाद में साइन एक जैसा रिपीट करता है अपने आप को। तो ओमेगा टी किसके बराबर आ गया? 2 पाई। तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? एल। आया आया थोड़ा आसान तरीके से हो गया, क्या करें? ठीक है, फेजर बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं ये कहता हूं इसका मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर पार्टिकल यहां से आ जाएगा और यहां से आ जाएगा। तो इसको आप मान लो 2 पाई फेज। क्या मान लो? 2 पाई। इसमें एंगल वैंगल कुछ नहीं है अभी, आया ना। मैं क्या मान रहा हूँ? इसको क्या मान रहा हूँ? 2 पाई फेज मान रहा हूँ। तो यहां से यहाँ आएगा तो कितना फेज होगा? यहां से यहाँ होगा तो अभी भी नहीं बात समझे, आगे बात समझे। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ जाके यहाँ 2 पाई। तो एक ऑसिलेशन में मतलब 2 पाई फेज है, आया ना। तो नंबर ऑफ फेजेस पर सेकंड आया ना, क्या कहलाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या क्या बात समझ में? पक्का? अभी मैं इसको रिलेट भी कर दूंगा आपस में। अब सुनो, मैं सीधा फेजर से कराता हूं ताकि याद हो जाए आराम से। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या देता है? वेलोसिटी। तो अगर मैं ये लिखूं y इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो dy by dt क्या आ जाएगा? वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा? a into ओमेगा। मेरे को ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी? a ओमेगा आ जाएगी। तो a ओमेगा को v नॉट भी बोल सकते हो। क्या लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब सुनो, ये लेंथ मान लो 5 मीटर, रेडियस इसकी 5 मीटर, इसका एम्पलीट्यूड भी 5 मीटर है। तो ये जो ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। ऊपर से लाइट गिर रही है, ये यहाँ पे था तो मान लो एक मक्खी यहाँ पे थी, इस मक्खी की जो शैडो है वो इसके ऊपर पड़ गई थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो मान लेता हूँ 1 सेकंड है, और ये मक्खी भी ना एक चक्कर इस पूरे का काट देती है कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो मक्खी का पूरा घूमने का एक टाइम पीरियड क्या है? एक पूरा कंप्लीट सर्कल काटने में। इसको भी एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में और जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलते हैं। हाँ है ना? मेरे को ये बताओ, जब ये मक्खी है यहाँ से यहाँ पहुंच जाए कितने टाइम में पहुंच जाएगी? 0.25। ये ब्लॉक भी यहाँ से कितनी देर में पहुंच जाएगा? तो मेरे को लगता है जब ये मक्खी आओगी इसकी छाया वापस इस ब्लॉक के ऊपर ही रहेगी। ये ब्लॉक वापस यहाँ से कितनी देर में पहुंच जाएगा? 0.25। तो यहाँ से लेके जब ये यहाँ पहुंचेगी मक्खी तो ये वापस यहाँ पहुंच गया पॉइंट, ये वापस यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये ब्लॉक फिर से यहाँ पहुंच गया। तो मेरे को लगता है कि हमेशा इस मक्खी की जो शैडो है वो इस ब्लॉक के ऊपर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें? हाँ या ना? पक्का? बहुत। ये जब इधर जा रहा है यहाँ से इधर जाए तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, तो वेलोसिटी क्या है? यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ क्या है? यहाँ से यहाँ क्या है? नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ क्या है? जब पॉजिटिव डायरेक्शन तो भी पॉजिटिव होगी। तो देखो जब ये यहाँ से यहाँ आए तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो मैं कह रहा हूँ इस एक्सिस के ऊपर अगर आप वेलोसिटी बोल दो, जब ये देखो यहाँ से ये आया वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाने लगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी नेगेटिव। तो ये देखो इस एक्सिस के नीचे ही तो चल रहा है ना, अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूंगा तो इधर ही आएगा, यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो इधर ही आएगी ना वेलोसिटी, तो नीचे वाले में पूरे वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर जब ये यहाँ से आया तो फिर से पॉजिटिव आ गई वेलोसिटी, क्योंकि मैंने ये सर्कल बनाया है। तो v बाय ओमेगा को मैं कर दूं cos ओमेगा t प्लस पर, तो याद रखना ये जो y एक्सिस है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? v बाय ओमेगा रिप्रेजेंट कर रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि देखो cos स्क्वायर ओमेगा t a गया, a cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस a sin स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू a है, क्योंकि sin स्क्वायर ओमेगा t और cos स्क्वायर ओमेगा t का सम a कॉमन निकल गया बाहर, a आ गया। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका इसकी रेडियस कितनी होगी? यही होगी।
अब सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, अगर मान लो पार्टिकल यहां पे, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, और मैं कहता हूं इसी टाइम पे ये पार्टिकल यहां पे होगा, मेरे को बता सकते हो पार्टिकल यहां से कितनी दूर होगा? अरे बेटा सिंपली चीज तो है, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो डिस्टेंस पता चल गई, बिछाया तो इसके ऊपर ही उड़नी थी, तो ये लेंथ कितनी है 5, ये 30, तो 5 sin 30 कितना होता है 2.5 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर डिस्टेंस कितनी होगी 2.5, नहीं है बात समझ? पक्का? ये जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, मैं बोल रहा हूँ जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये एंगल 30 डिग्री है, ये पार्टिकल यही बात, अगर ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी फिर से 1/2, अंतर क्या आएगा इस पोजीशन में और इस पोजीशन में, अंतर क्या है वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, तो पार्टिकल यहां से इधर जा रहा होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं प्लॉट करूंगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो पार्टिकल इधर जा रहा होगा, वेलोसिटी नेगेटिव वाली, क्या लॉजिक समझ में आया अच्छी तरह से? मेरे को ये बता दो, अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री है, पार्टिकल यहां से कितनी दूर और किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, और यहाँ से डिस्टेंस बता दो 5√3/2, क्योंकि अब फिर से इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या देगा, डिस्टेंस दे देगा यहाँ से, तो ये 5 है और ये 60 है, कितना हो गया 5 sin 30, सॉरी 5 sin 60, वो क्या होता है √3/2, आया ना, तो कितना आ जाएगा 5√3/2, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब पार्टिकल यहाँ था तो इसकी वेलोसिटी दे रही है, क्या लॉजिक समझ में आया, क्या लॉजिक समझ में आया अच्छी तरह से? नहीं आया तो बोल दो, यहाँ से 45 डिग्री पे पार्टिकल की मेन पोजीशन से डिस्टेंस बताओ कितनी दूर है, 5/√2, और वेलोसिटी इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि नीचे यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी नेगेटिव आएगी, अभी भी नहीं आई बात समझ, पक्का? पक्का ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं, इसकी इक्वेशन लिखता हूं y = a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ध्यान से समझना, ये पूरा चक्कर अगर ये 1 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड में काटता है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई, आया, रिप्लेस करता जा रहा हूं मैं, इसकी जगह लिखूंगा 2 पाई, टाइम तो t है, ठीक है, प्लस 5 का भी पता नहीं, डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड कितना है तो 5 साइन, ये y आ जाएगा, और मैं कहता हूं जब आपने देखना शुरू किया तो ये पार्टिकल यहाँ पे था, इसकी वेलोसिटी इधर थी, तो शुरुआत में ये t = 0 पे पार्टिकल यहाँ था, इसके ऊपर छाया कर देती तो 5 की वैल्यू ये एंगल कितना था उस टाइम पे, हमेशा एंगल यहाँ से मेजर करना है, यू यू है ना, यहाँ पे आप एंगल 60 डिग्री नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे 300 डिग्री बोलोगे, ये चल रहा है पूरे, यहाँ से शुरू करना है और ये घूम के ही घुमाना है, समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे को ये बताओ अभी एंगल क्या है, t = 0 पे अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो 0,
मेरे को ये बताओ, ये जो पार्टिकल है 1/4 सेकंड में कहां पहुंचेगा? यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? a y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5। इसके अंदर जरा तुम पुट करो t की वैल्यू 1/4 π/2 sin π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। y की वैल्यू क्या आती है? 5। आधे सेकंड में कहां पहुंच जाने चाहिए पार्टिकल यहाँ पे? तो आधा सेकंड पुट करो तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। पुट करके देखो हाफ सेकंड क्या देगी? पाई। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? तो आधा रहती है। आया ना? 3π/2 पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आया ना? तो t इक्वल टू तुम पुट कर दो कितना? 3/4 सेकंड। आया ना? या 0.75। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। साइन की वैल्यू 270 होती है -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो पार्टिकल यहीं पे है। आया? तो ये इक्वेशन कितनी शानदार है। आप सीधा टाइम बताओ, आप ये भी मत बनाओ, ये भी मत बनाओ, आप सीधा बता सकते हो इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ हो। जरूरी थोड़ी आप ग्राफ बनाओ। आया ना? इसका मतलब ये एसएचएम, ये एसएचएम हो रहा है। इसका मतलब ये एसएचएम की इक्वेशन हुई है, नहीं हुई? किस किस के बीच में? पोजीशन वर्सेस टाइम बता रहा है। इसी इक्वेशन के अंदर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? ये डाटा यूज करो। ए की वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 पाई। आया ना? पाई की वैल्यू कितनी होती है? इसका मतलब 31.4 मीटर पर सेकंड होगी ना। इसका मतलब ये पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 34 मीटर 31.4 मीटर पर सेकंड। क्या लॉजिक समझ में आ गया? इसकी मैक्सिमम स्पीड और इस मक्खी की मैक्सिमम स्पीड सेम होगी, अलग अलग होगी? सेम होगी। मेरे हिसाब से तो कांस्टेंट स्पीड से उड़ रही होगी, तभी तो जितना चक्कर इतनी दूर में लगाएगा उतना ही चक्कर इतनी दूर में लगाएगा और इतना चक्कर उतनी देर में लगाएगा। हाँ है ना? हाँ है ना? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है इस मक्खी की उड़ने की स्पीड और इस एसएचएम की स्पीड सेम है, तो ये बेचारी मक्खी तो कभी रुकी नहीं है, तो बेचारा यहाँ पे आके रुका भी था, यहाँ पे भी रुका। इसकी मैक्सिमम स्पीड तो यहाँ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पक्का? दोनों का टाइम पीरियड सेम है। इसमें एम्पलीट्यूड कितना है? कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इसको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल यूं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है सर्कल में घूम रहा है। हाँ, मतलब जिसे बोलते हैं ना किसी को याद रखने का तरीका। मेरी बात समझ में? तो अपनी एनालॉजी लगा रहे हैं कि एसएचएम को हम सर्कुलर के साथ जोड़ रहे हैं, और जब हम इसको सर्कुलर के साथ जोड़ रहे हैं इसको फेजर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मच्छर उड़ रहा है तो ये एसएचएम है सर्कल में, अरे इसका तो सर्कुलर मोशन है, इसको सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं। लेकिन मैंने दोनों को क्या कर रखा है? रिलेट कर रखा है, क्योंकि मैं इसको आसानी से समझता हूँ। हाँ या ना? इसको मैं क्या करता हूँ? आसानी से समझता हूँ, तो इसकी हेल्प से मैं इसके फॉर्मूले डिराइव कर लेता हूँ। इसके फॉर्मूले में मेरे को घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधे इसको देख के आइडिया लगा लेता हूँ ये कहाँ पे होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का? तो मेरे को अगर एक सर्कुलर पाथ के कोई पार्टिकल चलता रहे और मैं कहूँ इसका टाइम पीरियड और एक दूसरा पार्टिकल है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है और दोनों का इसका रेडियस और उसका एम्पलीट्यूड सेम है, तो तुम इसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दो, इसका टाइम पीरियड भी बता दोगे। आया ना? और ये यहाँ पे कहाँ पे कितनी देर में पहुंचेगा ये भी बता दो। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का? तो अब मैं एक चीज कहता हूँ तुम्हें, अब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है क्या? इसकी स्पीड कितनी है बताओ?
दैट इज 31.4 पहले तो सेम आ गया तो मैं बोला अलग अलग। अब सुनो, हाँ इसकी तो जीरो भी हुई ना इधर, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना एसएचएम के अंदर पार्टिकल की, वही स्पीड उस मच्छर की होनी चाहिए, मक्खी की होनी चाहिए जो सर्कुलर पाथ में घूमती है। गिवन दोनों का रेडियस और एम्पलीट्यूड क्या हो सेम, क्या बात समझ में आ गई? तो अब ये भी पता चल गया कि मच्छर को किसी स्पीड से दौड़ाना है, उसके अंदर किसी स्पीड से दौड़ाना है, एसएचएम में जो पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड है उससे दौड़ाना है ना। अब बात आती है 5। अब मैं इसको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ, वैसे तो तुम लिख ही लोगे, एकदम सिंपलीफाइड वे में बता रहा हूँ। ये एक्सिस आ रही v by ओमेगा, ये एक्सिस आ रही x एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे क्या देगा पोजीशन, y एक्सिस पे क्या देगा v by ओमेगा दे देगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? आपको एंगल कहां से मेजर करना है, इससे यूं, ये एंगल कितना होगा ओमेगा t प्लस फाई होगा, है ना। तो अगर t इक्वल टू 0 होगा तो ये एंगल किसके बराबर होगा, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 कैसे होगा, फाई होगा, क्लिक करें ना ओमेगा t प्लस फाई, अगर t इक्वल टू 0 पे ये एंगल कितना होगा फाई होगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? इस एंगल को आप थीटा बोल दो, समझ में आ गया, ये थीटा, थीटा किसके बराबर है ओमेगा t प्लस फाई। तो इस पूरे एंगल को मैं क्या बोलता हूँ थीटा बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, क्योंकि तो कांस्टेंट ही है। इस फेज का वो पार्ट जो कांस्टेंट रहता है उसको भी क्या बोलते हैं फेज कांस्टेंट। तो साइन के साथ में जो एंगल आता है उसको फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट पार्ट है, ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट पार्ट है, तो इसको क्या बोलोगे यार? अब जिसे बोलते हैं जो बोल रहे हैं उसमें भी ऐसे महसूस हो रहा होगा, हाँ यार इसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं, हाँ है ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया? ऐसे तरह से अरे यार बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, हम ऐसे सोचते नहीं है, ऐसे ही नाम याद हो जाएंगे, क्या नाम है, हम सोचते हो ये तो फेज कांस्टेंट है, तो फेज कांस्टेंट क्या है फेज कांस्टेंट, ऐसे फालतू चीज। अब सुनो, मैं ये कहता हूं अगर है ना फेज कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली बात, एम्पलीट्यूड ए है, ध्यान से देखते जाना, एम्पलीट्यूड ए है, चलो फेज कांस्टेंट से तो इसी से आ जाएगा। मैं कहता हूं वेलोसिटी तो आपकी पॉजिटिव है ना, और x पोजीशन आपकी a बाय रूट 2, कब एट t इक्वल टू 0। मेरे पास में भाई फेज कांस्टेंट कब निकालोगे, t इक्वल टू 0 पे निकालोगे ना। तो एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ फेज कांस्टेंट बताता है क्या। एक बार बताओ, आप अगर ट्रेन को देखते हो तो चलती भी होती है रुकती भी होती है यार, सिंपल क्वेश्चन है। जब आप ट्रेन को देखते हो तो चलती भी होती है रुकी भी होती है, तो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे आपको से तुम्हें तुम्हारी स्टेट की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्रेन की स्टेट की जरूरत है। ठीक है, डिपेंड करता है, जब आप देखो आपके सामने से ट्रेन जा रही है, आपने आंखें बंद कर रखी है और वो जब रुकी तब आपने खोला, आपने आंखें खोली, अरे यार ये तो रुकी हुई है, हाँ यार यार रुकी हुई थी, आप सो रहे थे, जैसे आपने आंख खोली उस टाइम वो चल रही थी, तो आप क्या बोलोगे चल रही थी। तो जब आप देखना स्टार्ट करते हो उस टाइम को बोलते हैं t इक्वल टू 0, हाँ यार। जैसे मैं तुम्हें पूछूं तुम्हें फिनिक्स में आए हुए कितनी देर हो गई, टाइम देख लो कितनी देर हो गई, तो तुम बोल रहे हो 3 घंटे, तो 3 आवर्स बोल रहे हो ना, तो 3 थोड़ी बजे हुए अभी। इसका मतलब जब तुम आए थे तुम उसको 0 मान रहे हो ना, वरना टाइम तो तुम घड़ी के हिसाब से बताना चाहिए।
इसका मतलब तुम 9 बजे को 0 मान रहे हो या 10 बजे को 0 मान रहे हो, मेरा लॉजिक समझ रहे हो? तो तुम 0 किसको मान रहे हो? टाइम को। ऐसा तो नहीं है कि जब बिग बैंग हुआ, जब सृष्टि का निर्माण हो, उस टाइम को तुम 0 मान रहे हो, फिर बता रहे हो मेरे को इतनी देर हो गया है। आया ना? तो t इक्वल टू 0 टाइम कौन सा है? जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है। तो हो सकता है एसएचएम कर रहा हूँ, जब आपने देखना शुरू हुआ तब आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई ना। तो मैं बोल रहा हूँ जब t इक्वल टू 0, जब आपने देखना शुरू किया उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी, इस m मास की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी और पार्टिकल मीन पोजीशन से a/√2 पे था। आया ना? तो मेरे को ये बता दो कि फेज कांस्टेंट कितना आएगा? 5/4 45 डिग्री आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? अगर मैं कहता हूँ वेलोसिटी नेगेटिव थी, पोजीशन a/√2 थी, तो फेज कांस्टेंट क्या आएगा? 135। कैसे? ऐसे कि तुम्हें पता है a/√2 तो यहीं पे आएगा, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 45। और यहाँ से एंगल देखना है तो t इक्वल टू 0 मतलब पार्टिकल यहाँ था और ये इधर जा रहा था। क्या लॉजिक समझ में आया? तो जब ये इधर था और जब इधर जा रहा था तो फिर ये एंगल लोगे। तो अगर मैं आपने इसको यहाँ से देखना शुरू किया तो तुम इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 135। क्या लॉजिक समझ में आया? जब ये इधर जा रहा था, जब ये इसी पोजीशन पे था, इधर जा रहा था, तब आपने देखना शुरू किया। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 45 आया ना? अगर मैं कहता हूँ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी नेगेटिव और पोजीशन भी थी नेगेटिव, इसका मतलब ये कहाँ था? तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा 180 प्लस 45 दैट इज 225। आया ना? अब आप इक्वेशन क्या लिखोगे? y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 225 डिग्री। तो ये बताओ, ये हर जगह जो वैल्यू चेंज हो रही है किसकी चेंज हो रही है? इस फाई की चेंज हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं? तो बता दो ये फेज कांस्टेंट क्या बताता है? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन बताता है। इसी का तुम डिफरेंशिएशन कर दो, आपको वेलोसिटी आ जाएगी। तो फेज कौन और t इक्वल टू 0 पुट कर दो, आया ना? तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की स्टेट बताता है, ये एसएचएम की स्टेट बताता है, दैट इज पोजीशन बताता है, साथ में क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? अब ये जितनी बात बताई है ना, ये अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लो ताकि तुम्हें याद